आज कुछ डिस्कशन वगैरह करना है क्या? ठीक है बच्चों, तो शीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की निकालें, सब लोग डिस्कशन चालू करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन आई डिस्कस कर लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन आई। पार्ट 1 में से तो कोई डाउट नहीं होगा, सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है आई सेक्शन के। तो अच्छा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में से क्या है, मैं तुम्हें क्वेश्चन का नाम बोलता जा रहा हूँ, है ना? तुम रेज हैंड वाला फीचर यूज करके बता देना कि उसमें डाउट है कि नहीं। ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 आई 1। आई 1 में डाउट है क्या कुछ लोगों को? सर यस। आज पूरा शीट डिस्कस करेंगे ना सर, स्टार्ट से लेके एंड तक? नहीं यार, स्टार्ट से लेकर एंड तक तो कहाँ कर पाओगे सर तुम सर लोग। वो नहीं सर, मतलब आई से लेके जो लास्ट के जो 3-4 सेक्शन है वो सब करेंगे ना? हाँ मतलब तुम लोग जितना करके लेके आए हो तो वो करेंगे। आई 1 में डाउट है किसी को? नहीं। आई 2, आई 3, आई 4, आई 5। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। आई 1, आई 2, आई 3। आई 3 में डाउट देखो क्या है। I1 में आई 1 में डाउट है, अरे तो रेज हैंड करो ना भाई। आई 1 में किसको डाउट है, नाम बोलो भाई, तुम्हारा क्या नाम? सर आर्य। और ओके। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का आई 1।
A square of side A is placed lying in xy plane such that two of its sides are lying on the axis. If an electric field E vector equal to E naught x k cap is applied on the square, the flux passing through the square is. एक स्क्वायर है, ये बोल रहे हैं उसकी दो साइड्स तो एक्सिस पे ही लाई करती, दो साइड्स तो क्या है, एक्सिस पे ही लाई करती हैं। तो हमें लिखना है क्या कि उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या दी हुई है बच्चों, ई नॉट एक्स के कैप, ऐसा दिया हुआ है क्या, ई नॉट एक्स के कैप मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा है, वेरिएबल है। तो हम यहां से x डिस्टेंस पे जाएं और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता है, और वहां पर एक पतली सी स्ट्रिप कंसिडर कर लूं, कितने विड्थ की, dx विड्थ की स्ट्रिप कंसिडर कर लूं, उस स्ट्रिप की लेंथ है a, तो उसका एरिया हो जाएगा a dx। तो जो फ्लक्स इस स्ट्रिप में से पास होगा वो हो जाएगा E नॉट x मल्टीप्लाइड बाई a dx, और इसको इंटीग्रेट कर दें पूरा 0 से a तक, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा ई नॉट ए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई नॉट ए क्यूब बाई 2, ऐसा। ठीक है बच्चों, यस सर। और बोलो बच्चों। फिर उसके बाद पार्ट 2 में I2, I3, I4, I4, I4 में डाउट है, देखो क्या है, I4 में डाउट है ना बेटे, हाँ सर, देखो क्या ऑप्शन डी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, गलत है ये तो, एकदम गलत है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो जी सर। परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, इसमें लिखा हुआ है पैरेलल, तो बी ऑप्शन तो गलत है। क्या डाउट है इसमें, डी फॉर डोंकी। डी फॉर डोंकी, अच्छा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये भी गलत है भाई। यार पाथ तो इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा ना। हाँ आप ये बोल सकते हो कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन पाथ तो जैसे मान लो एक पार्टिकल को मैंने, पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, एक पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन मैंने पार्टिकल को शुरू में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दी, एक टावर पे खड़े होकर के उसको प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो क्या उसका पाथ सीधा नीचे आ जाता है क्या पार्टिकल, वो ऐसे कर्व पाथ में मूव करता है ना, पैराबोलिक पाथ में। उसी तरह से क्या है, मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी जगह पर ऐसी हैं, यूं है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगा, क्या उसका पाथ इस तरह का होगा कि नहीं होगा, तो क्या पाथ लाइन के अलोंग आ गया क्या, नहीं सर। है ना।
उसी तरह से जब फील्ड लाइंस कर्व होंगी ना तब भी ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो क्या है, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होती, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो इस केस में क्या होगा, मान लो पार्टिकल को आपने शुरू में रेस्ट से रिलीज भी कर दिया, मान लो रेस्ट पे भी, इस वाली लाइन यहाँ पर रेस्ट से रिलीज कर, तो उसके पास शुरू में वेलोसिटी लाइन के अलोंग आएगी, तो वो लाइन के अलोंग आगे बढ़ेगा ऐसे। लेकिन अब देखो क्या होगा, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, पाथ फील्ड लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई, तो क्या होगा, अब उसका पाथ ऐसा बीच में कहीं पे चला जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि वो लाइन के ही पैरेलल चला जाए, हाँ लाइन की वजह से बेंड होगा, लेकिन उतना ही बेंड हो जाए जितनी लाइन बेंड हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कहीं पे पाथ होता है ना। जैसे एक पार्टिकल को वेलोसिटी इधर दी, फोर्स इधर लग रहा है, तो उसका पाथ हम बोल सकते हैं कि फोर्स की तरफ बेंड होगा, धीरे धीरे पाथ उसका इस तरफ बेंड होता चला जाएगा। लेकिन ये कहना तो गलत है ना कि फोर्स की दिशा में ही चला जाएगा। I5, हाँ सर, I5। I5 में डाउट है? यस सर। I5 में क्या बोल रहे हैं, entering and leaving a closed surface are respectively of magnitude phi1 and phi2। तो जो लाइन बाहर निकल रही होती है, जो क्लोज सरफेस को लीव कर रही होती है, उसका फ्लक्स पॉजिटिव मानते हैं, और जो क्लोज सरफेस को एंटर कर रही होती है उसका फ्लक्स नेगेटिव मानते हैं। तो इसका मतलब उस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास हो गया, बाहर निकलने वाला फ्लक्स माइनस अंदर जाने वाला, और फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा बेटे, phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और बोलो। सर सर बाहर जाने वाले पॉजिटिव और अंदर वाला आने नेगेटिव ना। हाँ ओके सर। ठीक है, क्योंकि अपन ने कहा था ना भाई नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब अगर कोई फील्ड लाइन ऐसी है, यूं है, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसा होगा, और नॉर्मल वेक्टर तो इधर है, तो एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, नॉर्मल वेक्टर इधर है, तो एंगल एक्यूट होगा, तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और बोलो। I6, सर I6 का ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। I6 के ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 में डाउट है। देखो क्या है, an electric dipole is placed at the center of a sphere, mark the correct options, electric field is 0 at every point of the sphere। सर एवरी पॉइंट में सर्कल का सरफेस भी काउंट होगा या सिर्फ या इंटीरियर काउंट होगा। यार इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने सेंटर ऑफ द स्फीयर पे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। एवरी पॉइंट क्या, इट विल नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट। क्यों होगा क्या नहीं नहीं। भाई, 2 kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है डाइपोल की वजह से। ये डाइपोल है आपका, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर एक्सिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, किसी जनरल एंगल पे थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो जीरो तो नहीं होगा। हाँ सर समझा। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस इज नॉन जीरो। अब फ्लक्स जीरो होगा,
फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जो चार्ज है वो जीरो है, इस वजह से फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन अ सर्कल ऑन द स्फेयर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं पे भी जीरो नहीं होगा अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट एनीवेयर ऑन द स्फेयर। तो डी आंसर होगा इसका, है ना। इट्स आंसर विल बी डी। I7 हाँ, डाइपोल की वजह से तो चार्ज जीरो ही है ना। डाइपोल में क्या होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज जीरो है कि नहीं डाइपोल की वजह से। हाँ, I7, I8, I9, I9, I9 में डाउट है। 8 पॉइंट चार्ज एक क्यूब पे रखे हुए हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर सरफेस ए बी सी डी। ए बी सी डी में से कितना। अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, क्या क्या सारी सरफेसेस में से फ्लक्स बराबर पास होगा क्या। क्या सारे जो फेस हैं क्यूब के उनमें से बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा क्या। हाँ। सब में से ये बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अब टोटल क्यूब में से जो फ्लक्स, मान लो ए बी सी डी में से 5 फ्लक्स पास होता है। इफ फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी इज इक्वल टू 5, इम्प्लाइज फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो जाएगा, ये 6 5। और फ्लक्स थ्रू क्यूब को कितना लिखते हैं, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, वैसे तो टोटल 8 चार्ज रखे हुए हैं आठों कॉर्नर पे, लेकिन एक चार्ज का क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8 ही है ना। तो एक कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो जो क्यूब में से फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू एबीसीडी जो पास होगा वो कितना पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। फ्लक्स थ्रू एबीसीडी जो पास होगा वो कितना पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। ये बात समझ में आती है बेटे। I8 में डाउट है ना, कुछ बच्चों को I8 में भी डाउट।
देखो क्या है बेटे। सर हाँ सर हाँ बोलो। इसमें 1/8 पोर्शन है, क्योंकि ये कॉर्नर पे है ना। अगर ये लोग एज के मिडल में रहते तो हम लोग 1/4 लेते ना। कहाँ पे होता बेटे? सर एज पे। एक, हाँ एज एज पे पे होते होता तो। तो 1/4 लेते, बिल्कुल सही बात। ओके। एज पे होता तो 1/4 लेते, कॉर्नर पे है तो 1/8 ले रहे हैं, और फेस पे होता, फेस पे तो आधा ले लेते। ठीक है। यस सर। I8 में भी बच्चों को डाउट है। देखो बच्चों क्या है I8। I8 में हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस of radius 20 centimeters surrounding the total charge is 50 volt per meter। अरे वाह। एक स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। ये कोई स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 50 वोल्ट मीटर, द फ्लक्स ओवर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। सेम ही रहेगा, 50 वोल्ट मीटर ही रहेगा। क्यों क्या भाई, देखो इनके कहने का मतलब क्या है कि स्मॉल वॉल्यूम मतलब बहुत छोटे से रीजन में ही सारे के सारे चार्ज हैं। Q1, Q2, -Q3, Q4, कई सारे चार्ज है, छोटे से रीजन में ही है। अब इन्होंने कहा कि भाई हमने एक स्फेयर बनाया, उस स्फेयर में से वो स्फेयर इस पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेता है, सराउंडिंग द टोटल चार्ज, पूरे चार्ज को कवर कर लेता है, उसमें से कुछ फ्लक्स पास होता है। तो बताओ कि अगर मान लो मैंने एक और कॉन्सेंट्रिक स्फेयर बना दिया जिसकी रेडियस इससे बड़ी दे दी, तो उसमें से भी क्या सेम फ्लक्स ही पास होगा क्या? हाँ, क्योंकि जितना चार्ज छोटा वाला स्फेयर एनक्लोज कर रहा है उतना ही बड़ा वाला भी एनक्लोज कर रहा है, तो सेम ही फ्लक्स पास, इसलिए 50 वोल्ट मीटर ही इसका भी आंसर आ जाए। और बोलो। I9 तो बता दिया मैंने, I10, I10 में डाउट। देखो इस केस में क्या है बेटे, दो सिलेंड्रिकल शेल हैं, मतलब दो हॉलो स्फेयर। तो दो हॉलो स्फेयर हैं, तो हमने ये पढ़ा था हॉलो सिलेंडर हैं। तो हॉलो सिलेंडर के बारे में अपन ने पढ़ा था कि एक हॉलो सिलेंडर अपने अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो जो इन दोनों सिलेंडर के जो बीच का जो गैप है, उस गैप में क्या होगा बेटे, सिर्फ वो अंदर वाला सिलेंडर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, बाहर वाला तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। ये बात समझ में आती? तो जैसे ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, बाहर वाला सिलेंडर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा। अब देखो अंदर वाला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, 2k λ/r जनरेट कर रहा होगा। उसका तो फॉर्मूला क्या होता है, 2k λ/r, और क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, 2k λ/, है ना। अब
ये बोल रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका कि चार्ज कितना है, क्यू जिसका चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के सर्कल में। तो वो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अगर मुझे लिखना है तो फोर्स को लिख सकता हूं कितना, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q इंटू 2k लैम्डा बाई आर उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। और ये फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, इसीलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा और आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी कितना, अंडर रूट 2k लैम्डा क्यू बाई m, है ना। आंसर देख कर लो, के टर्म्स में दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में दिया हुआ है, तो v आ जाएगा अंडर रूट 2 लैम्डा क्यू, के को लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। ऐसी स्पीड इसकी। समझ में आ गया भाई, कोई डाउट इसमें? मतलब बाहर वाले के लैम्डा का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं। I11, I12, I13, I14, I13 में डाउट। I13 तो क्लास में करवाया था यार मैंने तुम लोगों को। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो सी ऑप्शन गलत हो गया, उसमें उन्होंने सर्कल सा बना दिया है। डी ऑप्शन भी गलत हो गया, उसमें भी क्लोज पाथ बना दिया। और ए ऑप्शन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज से ही लाइन निकाली और पॉजिटिव चार्ज पे ही टर्मिनेट करवा दी, तो ए ऑप्शन भी गलत है। तो ए की ठीक ऑप्शन है बी, है ना। I14 में देखो क्या है, उसमें बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन टॉप सरफेस एज वेल एज ऑन बॉटम सरफेस, देयरफॉर दिस रीजन एनक्लोजेस। अब देखो अपने को फ्लक्स लिखना है, नेट फ्लक्स, तो जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कर्व सरफेस को तो ग्रेज करते हुए निकल जाएंगे, है ना। I14 में क्या होगा, जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रखी है कर्व सरफेस को तो ग्रेस करते हुए चली जाएंगी। और जो वो फ्लैट सरफेस है तो उस फ्लैट सरफेस में से फ्लक्स पास होगा और बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 800 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा, 400 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो नेट बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना आ रहा है, 800 माइनस 400 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब चार्ज एनक्लोज्ड भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो पूरा वॉल्यूम है इट इनक्लोजेस नेट पॉजिटिव चार्ज, इट एनक्लोजेस नेट पॉजिटिव चार्ज। तो बी आंसर आएगा। फ्लक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना, तो फ्लक्स पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव ही आना। I13 में डाउट है, I13 मैंने बताया था अभी बेटे, और ये I13 क्लास में भी डिस्कस किया था हमने। देखो क्या है, सी ऑप्शन इसलिए गलत है कि उन्होंने बीच में एक सर्कल बना दिया, क्लोज फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती। डी ऑप्शन में तो जाने कितने सर्कल बना रखे हैं, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और ए ऑप्शन भी गलत है क्योंकि फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकाल रखी है और पॉजिटिव चार्ज पे ही टर्मिनेट कर रखी है।
इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए की उसमें कायदे का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, अब जे सेक्शन पे आ जाएं। तो पहले ये पार्ट 2 का जे सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पार्ट 2 का सेक्शन जे, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन जे, J1, J2, J3, J2, J2 में डाउट है। A neutral spherical metallic object A is placed near a finite metal plate B carrying a positive charge. The electric force on the object will be, attractive ही होगा, बी आंसर आएगा। इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से अपोजिट नेचर का ही चार्ज इंड्यूस होता है और अट्रैक्शन ही होता है। ओके, ये समझ नहीं आया क्या भाई? देखो यार, सिंपल सी बात है बेटे कि J2 की बात हो रही है। J2 में क्या बोल रहे हैं? एक क्या है, मेटालिक स्फीयर है ना, न्यूट्रल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ए। तो न्यूट्रल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ए बना हुआ, ये रहा, इस प्लेस नियर अ फाइनाइट शीट हैविंग पॉजिटिव। तो ये शीट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इस तरह से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, उधर पॉजिटिव चार्ज चला जाए। जितना नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। ये वाला फोर्स ज्यादा होगा उस वाले से, तो क्या होगा, स्फीयर विल गेट अट्रैक्टेड। है ना। अच्छा देखो, इन्होंने केयरफुली लिखा हुआ है कि शीट फाइनाइट, शीट कैसी है, फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट दे देते तो क्या आंसर होता है? क्या आंसर में कोई चेंज आता? सबसे पूछ रहा हूं मैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि शीट कैसी है, फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट होती तो क्या आंसर क्या होता? उस केस में आंसर 0 हो जाता बेटे, कोई फोर्स नहीं लगता। उस केस में आंसर 0 हो जाता, कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फाइनाइट फील्ड का ई यूनिफॉर्म होता है। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे अपन किसी चार्ज से दूर जाते हैं ई कम हो जाता है, लेकिन जो
इनफाइनाइट प्लेट होता है उसका ई डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा, वो जितना फोर्स पॉजिटिव पे लगाएगा उतना ही नेगेटिव पे लगाएगा, तो उसकी वो एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। इज इट क्लियर बच्चों? J3, J4, J5, J4 में डाउट, देखो क्या है। 3 concentric conducting spherical shells carries charge as 4q on inner, -2q on middle and -5q on the outer shell. The charge on inner surface of the outer shell is, 3 है लगातार, 1, 2 और नहीं नहीं, समझो समझो कैसे करना है। इनर पे कितना है, 4q। मैंने वैसे पिछली क्लास में बताया था तुमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक बार और देख लो। इनर पे है 4q, बीच वाले में है -2q, और सबसे बाहरी बाहर वाले में है कितना, -5। अब क्या होता है देखो कि इनर वाले की इनर सरफेस, जो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाला जो शेल है, उसकी इनर सरफेस पे चार्ज आएगा नेगेटिव ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी। ये जो कैविटी अंदर वाली, इसमें जितना चार्ज है उसका नेगेटिव। अब अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इनर मोस्ट की इनर सरफेस पे चार्ज 0 आएगा, यानी जो पूरा का पूरा 4q चार्ज है वो इधर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ 4q आएगा तो उधर चला जाएगा -4q, और इस पर टोटल है -2q, तो बाहर +2q आ जाएगा। इधर +2q है तो इधर आ जाएगा -2q, और इधर -2q है तो बाहर आ जाएगा कितना, -3। तो क्या हो जाएगा भाई, द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल विल बी -2, -2। बात समझ में आई भाई? J5, J5, J5 में क्या बोल रहे हैं, चार्ज Q is uniformly distributed over a large plastic plate. Electric field at P close to the center and just above the surface of the plate is इतना. If the plastic plate is replaced by copper plate of the same geometrical dimension and carrying the same uniform charge Q, the electric field at the point P will become. कितने लोगों को आ गया भाई ये वाला? J5 आ गया, एक आदमी को आया, 2 को आया, 3 को आया, 4 को आया, 5, 6, 7, 8। हाँ वही मैंने क्लास में इसको काफी बढ़िया तरीके से समझाया था। मैंने कहा था ना कि देखो, अगर एज लॉन्ग एज टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, as long as total charge remains same, it does not matter whether the sheet is conducting or non-conducting, right? As long as total charge remains same, it does not matter whether the sheet is conducting or non-conducting. तो क्या होगा, जो प्लास्टिक प्लेट प्रोड्यूस कर रही थी वही
मेटेलिक प्लेट भी प्रोड्यूस करेगी, है ना, तो सेम रहेगा। और बोलो बच्चों, और क्या डाउट? हम कहाँ पे थे? J5, J6, J7, J8, J8 में डाउट? देखो J8 क्या है बच्चों? J8 में हमें दिया हुआ है two small conductors A and B are given charge Q1 and Q2. Now they are placed inside a hollow metallic conductor C carrying a charge capital Q. If all three conductors A, B and C are connected by conducting wires as shown, the charge on A, B and C will respectively will be, है ना? तो देखो बेटे, अगर आपने इस तरह के कंडक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा ही एक सिंगल कंडक्टर जैसा ही बन गया है? It has become a like a one single conductor. आपने क्या कर दिया, इनको पूरे वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, क्या ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंडक्टर जैसा ही हो गया, है ना? क्योंकि चार्ज जब फ्लो होना बंद होगा तो उस समय पे क्या होगा, यहाँ पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका होगा, यहाँ जीरो हो चुका होगा, यहाँ जीरो हो चुका होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर जीरो हो चुका है। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज्ड अंदर जीरो हो जाना चाहिए, अंदर चार्ज रहना ही नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटे, जो भी Q1 और Q2 का पूरा चार्ज था वो बाहर चला जाएगा, तो इस पे चार्ज जीरो हो जाएगा, इस पे जीरो, इधर जीरो, और यहाँ हो जाएगा Q प्लस Q1 प्लस Q। ये बात समझ में आई बच्चों? मैथमेटिकली, मैथमेटिकली ही देखा है एक तरीके से हमने, है ना? अब पोटेंशियल सेम करके, देखो यार पोटेंशियल सेम करके, हाँ उस तरीके से देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा तुमको, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंसेस नहीं पता, है ना? ऐसे मत पोटेंशियल लिख के मत करो आप तो इस तरह से देखो कि यार इनको तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो तीनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, वायर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो बेसिकली क्या होगा, इसी इसी तरह से संभव है। हाँ उस तरह से नहीं हो तो हो ही नहीं पाएगा। और बोलो भाई। J9, J10, J10, देखो J10 क्या है बेटे, J10 में हमें कहा जा रहा है
A positively charged body A has been brought near a neutral brass sphere B mounted on a glass stand as shown in figure. The potential of B will be. B का पोटेंशियल क्या होगा? देखो पॉजिटिव ही होगा बेटा, क्योंकि B के खुद के चार्ज की वजह से तो B का पोटेंशियल 0 होगा, है ना, और A की वजह से कुछ पॉजिटिव होगा तो नेट पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। क्या होगा? देखो बी का पोटेंशियल लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, बी के सेंटर का पोटेंशियल देख सकते हो। वी कैन जस्ट राइट द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ बी, है ना। अब जब मैं ये ग्लास रॉड इसके पास लाऊंगा तो इधर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलाकर के सेंटर का पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 0 है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव हो, और इस पॉजिटिव की वजह से सेंटर का अलग से देखोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी सेंटर का नेट पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया। तो पूरे स्फेयर का ही पोटेंशियल कैसा आ गया? पॉजिटिव। ग्लास स्टैंड का रोल बस इतना ही है कि वो एक न्यूट्रल, मतलब इंसुलेटिंग है, कि मतलब चार्ज अर्थ से फ्लो नहीं हो रहा, है ना, या अर्थ से उसमें मेटेलिक स्फेयर में, ब्रास स्फेयर में चार्ज नहीं आ रहा। ग्लास नॉन कंडक्टर का रोल बस प्ले कर रहा है, और कोई रोल नहीं है ग्लास का। और बोलो बच्चों। ये है J10, फिर J11, J12, J12, J12 में कहा क्या है J? देखो क्या बोल रहे हैं, a closed surface which intersects a conducting sphere, है ना, एक कंडक्टिंग स्फेयर है, ये रहा कंडक्टिंग स्फेयर, ऐसा, ये एक कंडक्टिंग स्फेयर है और ये एक क्लोज्ड सरफेस, दिस इज अ क्लोज्ड। ये ऐसे ही कोई इमेजिनरी सरफेस बना दिया। अब क्या बोल रहे हैं, पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया हम, पी इज सम पॉइंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवा देगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवा देगा। अब क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का फॉर्मूला होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके अंदर कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, कुछ पॉजिटिव फ्लक्स पास होगा इसमें से, ए आंसर आएगा, विल बिकम J13। J13 में डाउट होगा लोगों को।
कुछ लोगों को डाउट है। देखो J13 में कैसा दिया हुआ है, एक इलिप्टिकल कैविटी दी हुई है ना, एलिप्सॉइडल कैविटी दी हुई है इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर कुछ ऐसा कंडक्टर, और इसके अंदर कैसी कैविटी दी हुई है, एलिप्सॉइडल कैविटी इसके अंदर। तो अब क्या दिया हुआ है इसमें, A B Q, ये कुछ अब क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन द कैविटी। नहीं, ये सही नहीं है। देखो क्या होगा, इस क्यू की वजह से ए पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी। यहाँ पर कहूँ माइनस सिग्मा ए डेंसिटी है, बी पर माइनस सिग्मा बी डेंसिटी है, तो निश्चित तौर पर सिग्मा ए जो है वो सिग्मा बी से ज्यादा है। इसका मतलब ई एट ए जो होगा वो ई एट बी से ज्यादा ही होगा। चार्ज डेंसिटी एट ए इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एट बी, नहीं ये भी गलत है। पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, यस सी इज करेक्ट, क्योंकि द एंटायर मेटालिक बॉडी एंड इट्स सरफेस आर ऑल इक्वी पोटेंशियल, तो ये तो करेक्ट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ आया है उसका ठीक नेगेटिव इधर इंड्यूस होगा। तो ये सरफेस कोई नेट चार्ज एनक्लोज थोड़ी कर रही है, इसलिए फ्लक्स तो क्या होगा, जीरो ही होगा। ये चीज समझ में आती है। अब आ जाते हैं किस पर, पार्ट 1 के सेक्शन जे पे आ जाए। पार्ट 1 का सेक्शन जे, उसमें से पूछ लो भाई। उसमें प्लेट वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, तो पार्ट 1 का सेक्शन जे, J1, J2, J2, J1 का बी पार्ट। J1 देख लो ना, J1 पूरा ही बता देते हैं क्या हो गया। J1 क्या है, दो प्लेट दी हुई है X और Y, तो एक प्लेट बना दो X, एक प्लेट होगी Y। X प्लेट को Q चार्ज दे दिया, दूसरी प्लेट न्यूट्रल है, तो दोनों का मिला के टोटल चार्ज है Q, तो Q का आधा इधर आ जाएगा
आधा इधर चला जाए। टोटल Q होना है तो इधर Q/2 आएगा, इधर -Q/2 आएगा। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट X, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा इसकी, Q/2A। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, इन प्लेट्स के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो ये दोनों मिलाकर के तो जीरो प्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों मिलाकर के सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली वो सिंपली हो जाएगा Q/A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या Q/2A एप्सिलॉन। फिर सी में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में देखने जाओगे तो ये दोनों कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन, Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, तो Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द राइट ऑफ दीज प्लेट्स, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा, राइट में इट विल बी अगेन सेम Q/A बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये J1 के सारे पार्ट हो गए। अब J2 पे आ जाते हैं। J2 में डाउट है क्या भाई बच्चों? J2 में कोई डाउट्स? ओके, देखो क्या है, J2 में 3 प्लेट दे के रखी है। सर हाँ बेटा, सर गलती से J2 लिख दिया, J3 सर, J2 नहीं। तो J2 का कौन सा, J3? यस सर, J2 नहीं J3। J3 बता। सर देखो बेटे, J3 क्या है, सर एक पूछना था, सिग्मा का जो ये रहता है वो चार्ज इनसाइड और डिवाइड बाय एरिया ना, सिग्मा का जो। हम्म। ओके सर। हाँ देखो J3 ऐसा क्वेश्चन है, J3 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। मतलब कि ऐसा कुछ है, आप यूं समझ लो कि ये दो प्लेट्स हैं, है ना, पतली पतली सी प्लेट्स बना दी अपन, और इनके ऊपर चार्जेस कितने दिए हुए हैं, सिग्मा ए और -2 सिग्मा। चार्ज दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है सिग्मा ए और इधर दिया हुआ है सिग्मा ए और -2 सिग्मा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो देखो बेटे, अभी भी क्या है, हम ये तो बोल सकते हैं कि मेरे प्लेट पुराने जैसी बनी है, ऐसी प्लेट, ये ऐसी एक प्लेट, और ये, अब देखो, वो अपन ने जो एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करी थी ना, इस तरह की क्यूबिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करी, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तो अभी भी जीरो ही, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तो अभी भी जीरो ही है, तो इसके द्वारा तो चार्ज एनक्लोज्ड अभी भी जीरो ही होगा। तो इसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ अगर x चार्ज आता है तो इधर तो -x आएगा ही आएगा, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जब आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने जाओगे तो सिर्फ ये दोनों चार्ज ही नहीं है, वो ई भी है, वो भी ई प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ कि इधर मान लेता हूँ y चार्ज आया और इधर z चार्ज आया, ऐसा मान लेता हूँ, वेयर y प्लस z मिलाकर के -सिग्मा ए होगा, y प्लस z मिलाकर के -सिग्मा ए होगा। भाई बेसिकली इन चारों चार्ज का सम ये टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए। अब x और -x तो ऐड होकर के 0 हो गया, तो y प्लस z ही -सिग्मा ए के बराबर होना चाहिए। अब y और z कितना होगा, एक और इक्वेशन आएगी, तो ये दो वेरिएबल आंसर आ जाएगा। ये कोई पॉइंट कंसिडर किया मैंने P, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P पे 0 कर देता हूँ। y किधर प्रोड्यूस करेगा, राइट की तरफ, तो उसको लिख दूंगा y बाई ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड है ये भी राइट की तरफ है, और ये किससे कॉम्पनसेट होगा, z से, तो z बाई ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिखना। तो y माइनस जेड अपॉन, या ऐसा लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू जेड माइनस वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, या E इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू -सिग्मा ए, जेड माइनस वाई इज इक्वल टू a इंटू 2e एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, बट सर दोनों को ऐड कर दो। हाँ बोलो बेटे। हम लोग को y और z का साइन नहीं पता, तो हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि किस डायरेक्शन भाई में अपन ने तो पॉजिटिव ही मान लिया, नेगेटिव होगा तो अपने आप आ जाएगा ना। भाई जब आपको साइन नहीं पता है तो आप तो क्या है, पॉजिटिव मान के लिख दो उसको, अगर नेगेटिव होगा तो अपने आप y और z की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ इस उसकी चिंता मत किया करो, z तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2e
ए एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए, जेड आ जाएगा ई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए बाई, और जेड आ गया तो फिर वाई भी आ जाएगा, ठीक है ऐसा। और बोलो भाई, ये कितने लोगों से हो गया था ये वाला सवाल, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने करवाया नहीं था, तो ये नया था लोगों के लिए। देख, किसी से हुआ था क्या ये वाला? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर J3। J4 में डाउट है। J4 का ऑप्शन 4, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हीट प्रोड्यूस में आपको क्या करना है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करना है। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी। अब लॉ एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। भाई ई भी राइट में है, और वाई ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो भी। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा डाउट कर रहा है, सर वो ई क्यों ऐड किया आपने, तो वो ई, भाई नेट ई जीरो होना चाहिए ना, प्लेट के अंदर नेट ई जीरो होना चाहिए। तो बाहर जो ई है वो मिलाकर के, और वाई और जेड ने जो तीनों का मिलाकर के टोटल ई जीरो किया है मैंने। और ई राइट में है, वाई भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में प्रोड्यूस करेगा, जेड वाला लेफ्ट में प्रोड्यूस करेगा पी पॉइंट पे। हाँ, और ये वाला जो क्वेश्चन है J4 का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या करना है आपको, सेल्फ एनर्जी लिखना है। इनिशियल सेल्फ एनर्जी, टोटल सेल्फ एनर्जी और फाइनल टोटल सेल्फ एनर्जी, और बस उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। J5, J6, J7, J7। देखो J7 में भी कंसेप्ट तो यही है कि जब आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो जो अंदर वाले सॉलिड स्फेयर का चार्ज था वो पूरा का पूरा बाहर फ्लो कर जाएगा। अब क्या है, मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस r1 चार्ज टू पोटेंशियल v1। अब ये जो r1 रेडियस का मेटेलिक स्फेयर है उसका चार्ज हमें दिया, पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, v1। r1 रेडियस का मेटेलिक स्फेयर है, उसका पोटेंशियल दिया हुआ है v। मान लेते हैं उसका चार्ज है q, तो k q बाई r1 को v1 लिख सकते हैं, यानी जो उसके चार्ज की वैल्यू है उसको v1 r1 बाई k ऐसा लिख सकते हैं। नाउ आफ्टर द कनेक्शन इज मेड, आफ्टर द कनेक्शन इज मेड क्या होगा, जो पूरा का पूरा Q चार्ज है वो इस मेटेलिक स्फेयर से फ्लो होकर के बाहर वाले पे चला जाएगा। तो को पूरा का पूरा चार्ज मेटेलिक स्फेयर से फ्लो होकर के बाहर वाले पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा भाई, अंदर वाले पे तो चार्ज जीरो हो गया है ना, और यहाँ से फ्लो होकर के पूरा का पूरा चार्ज बाहर वाले पे आ जाएगा, इस पे Q चार्ज आ जाएगा। अब इसकी रेडियस है R2, है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इसका हो जाएगा V डैश इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब यहाँ से आप Q की वैल्यू पुट कर दो, V1 R1 बाई के।
और R2 तो K से K कैंसिल हो गया, तो V डैश की वैल्यू आ जाएगी V1 R1 बाई R2। ओनली हाफ चार्ज शुड फ्लो, नहीं हाफ चार्ज नहीं फ्लो होगा ना बेटे। भाई आपको क्या करना है, इस सारे जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो पाएगा। अब इन सब जगह 0 करने के लिए इसको चार्ज को 0 ही होना पड़ेगा। अपन ने कॉन्सेंट्रिक शेल का क्वेश्चन किया था ना यार, कॉन्सेंट्रिक शेल में क्या होता है, पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला जाता है कि नहीं चला जाता। कॉन्सेंट्रिक शेल्स को जब कनेक्ट करते हैं तो अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर वाले को चला जाता है। कॉन्सेंट्रिक शेल्स में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता भैया, उसमें अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर वाले को चला जाता है। ठीक है, अभी पार्ट 2 में भी एक क्वेश्चन था, है ना, पार्ट 2 में भी एक क्वेश्चन था, उसमें एक की जगह 2 रखे हुए थे, तो उसमें भी तो अपन ने दोनों का चार्ज बाहर वाले को भेज दिया था, है ना, बाहर वाले का चार्ज अपन ने कर दिया था ना, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q 1 प्लस स्मॉल q। वही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा बच्चे। और बोलो भाई, और क्या डाउट है इसमें से। ये हमारा कहाँ तक हो गया, J7 हो गया J सेक्शन हो गया। अच्छा, और क्या डिस्कस करना था बच्चों इसमें। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 की पार्ट 1। अच्छा देखो, मैं तुम्हें क्या है, आ, इसकी जगह ग्रेविटेशन का कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, है ना। देखो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, डेफिनेशन वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी। क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स in moving a unit mass from infinity to a point without change in kinetic energy is potential, gravitational potential of that मतलब v इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रल आई डॉट डी आर। आई डॉट डी आर तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आ गया, नेगेटिव ऑफ आई डॉट डी आर क्या आ गया, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास अगर लिखेंगे हम, तो उस केस में मेरे को इंटेंसिटी को क्या लिखना पड़ेगा बेटे, इंटेंसिटी को लिखना पड़ेगा -gm/r²। रीजन बीइंग के पॉइंट मास जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको क्या लिखना पड़ेगा, -gm/r²। इसको dr ही लिखो और ये इन्फिनिटी से r इंटीग्रेट।
तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, GM बाहर आ गया, dr/r² का इंटीग्रेशन आएगा -1/r, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा r से इंफिनिटी तक, तो ये आंसर आपका -GM/r आएगा। पोटेंशियल के फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। ये फर्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब अपन लिखते थे तो उसका क्या फॉर्मूला बनता था, KQ/r, यहाँ पर बनेगा -GM/r। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि पॉजिटिव मास की वजह से इंटेंसिटी जो होती है वो नेगेटिव r कैप डायरेक्शन में होती है, इस वजह से पोटेंशियल ऐसा। अगर पोटेंशियल हमें लिखना है ड्यू टू मेनी पॉइंट मासेस, तो वो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से उसको लिख सकते हो। कैसे? एक मास है, एक मास है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a है, आपको मिड पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -GM/a/2 -GM/a/2, तो हो जाएगा -4GM/a। ये बात समझ में आती है बच्चों? पिछला पेज देखना चाहते हैं कुछ लोग, ये रहा भाई पिछला पेज। ठीक है, तो जितने भी पोटेंशियल के फॉर्मूले होंगे वो मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। जैसे सर वो पेज दिखाओ ना, लास्ट वाला। ग्रेविटेशनल हो गया, नोट कर लिया बेटे ये वाला? यस सर। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग लिखना है मान लो, तो m मास की रिंग है, r रेडियस का है,
तो x डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखो, तो क्या होगा वो माइनस GM बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। क्यू चार्ज की रिंग की वजह से क्या होता है के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर रेडियस और एम मास की रिंग की वजह से होगा माइनस GM बाय पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेयर अगर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे बच्चों? पोटेंशियल एट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा माइनस GM बाई कैपिटल आर, और पोटेंशियल एट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा माइनस GM बाई स्मॉल। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर क्यों कैसा होगा? देखो माइनस साइन का रीजन क्या है कि आप ऐसे देखो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, तो दूर से पास जब मैं ला रहा हूँगा किसी पार्टिकल को, तो वो जो सोर्स मास है वो उस टेस्ट मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना? अट्रैक्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, मेरे को अगर स्लोली लाना है तो मेरे को उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी मुझे नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, राइट? इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। यस यस, के की जगह जी सब्स्टिट्यूट करना है, एम की क्यू की जगह एम डालना है, और बस ये ध्यान रखना है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती थी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी पॉजिटिव मास की वजह से। वहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता था, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, मास भले ही पॉजिटिव है लेकिन उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल लिखेंगे तो वही फॉर्मूला होगा, V एट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर लिखोगे तो माइनस GM बाई 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस r, और पोटेंशियल एट r ग्रेटर देन r लिखोगे तो माइनस GM बाई स्मॉल आर। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो कैसा ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का, पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइड में बनेगा। पहले तो कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा, कांस्टेंट, और उसके बाद हाइपरबोलिकली जीरो को अप्रोच करता। ये ग्राफ है V वर्सेस इसके लिए हॉलो स्फीयर के लिए। उसी तरह से सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वही नेगेटिव साइड में ही बनेगा ग्राफ। और कैसा बनेगा, पहले ऐसा और फिर बाद में ऐसा ग्राफ। इधर वाला पोर्शन पैराबोला और इधर वाला हाइपर। बाहर वाले रीजन में हाइपरबोलिकली पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अंदर वाले रीजन में पैराबोलिकली पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव से जीरो जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। देखो इस केस में क्या है बच्चों, ऐसे आप समझो, देखो नेगेटिव पोटेंशियल को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे दो मास हैं m1 और m2, इनके बीच की डिस्टेंस r है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? अब आप एक बात बताओ
सर हाँ बच्चों, सर अभी हमारा केमिस्ट्री का क्लास है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो बाकी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? विल कंटिन्यू द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन हम करेंगे? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, पार्ट 4 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, ठीक है? ये सर अगली वापस क्लास में बोलो आपने। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3, पार्ट 4 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। ओके बच्चों, बाय।